हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स में एक मॉडल पेपर सीखने जा रहे हैं। इसके पहले आपको कुछ और मॉडल पेपर सिखाए जा चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में आपके लिए अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। आप लोग वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिए, लगातार अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और हम लगातार आप लोगों को जोड़ने का काम करते रहें। तो चलिए देखते हैं और इस मॉडल पेपर को सीखते हैं। देखिए, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं वो लिखे गए हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या लिखा है। 0.001 का आधार 0.01 पर घातीय रूप है। ठीक है, इसका मतलब इस संख्या को 0.001 को किस आधार पर व्यक्त करना है? 0.01 पर। यही बोला गया है कि इसका आधार इस पर, यानी इस संख्या पर इसको आधार बनाना है, पर घातीय रूप क्या होगा? इसका मतलब इसकी क्या घात करें कि ये मिले। ठीक है, तो इसकी घातीय रूप आप देखें, आपको मालूम है कि अगर दो बार करते हैं तो 0.01 इधर और गुणे 0.01 दो बार हो जाएगा ना ऐसे। तो देखिए, दो अंकों पर दशमलव इधर है, दो अंकों पर इधर है, तो एक एक कम एक, दो दो चार अंकों पर दशमलव होगा। और ऊपर वाले में देखिए 1 2 3 4 चार ही अंकों पर इधर से दशमलव है। तो आपको दशमलव के स्थान देख लेने और समझना है और फिर उसको कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप दशमलव के स्थानों को देखेंगे तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि यहाँ 4 स्थान है, तो इसका जो घात वर्ग होगा, यानी कि इस पर जो घात आएगा वो वर्ग ही होगा, क्योंकि वर्ग करेंगे तो 2 स्थान इधर 2 स्थान इधर, तभी 4 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये घातीय रूप में आप देख रहे हैं, ए पार्ट में इसका आंसर हो जाएगा 0.01 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को आप गुणा करेंगे तो यही मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये घातीय रूप आपके सामने आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? आपको मालूम है कि जब भी दो पासे फेंके जाते हैं तो जो समान अंक आते हैं वो यही आते हैं, 1 1 2 2 ऐसे जोड़े बनते हैं ना। और एक जगह पर 3 3 आ सकता है, या 4 और 4 आ सकता है, या 5 और 5 आ सकता है, या फिर एक और 6 आ सकता है। इसके अलावा तो कोई ऐसे जोड़े नहीं है जिसमें दोनों समान अंक आते हों। और आपको मालूम है 6 से बड़ी संख्याएं होती नहीं है। तो अगर दो पासे फेंके जाएंगे तो या तो ये दोनों पर आ सकता है, या दोनों पासों पर 2 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, यही हो सकता है। तो ये कुल आपके पास 6 घटनाएं। आपको प्रायिकता बतानी, और प्रायिकता का सूत्र मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया है, प्रायिकता चैप्टर भी समझाया है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल घटनाएं, यानी ऊपर जो आपको चाहिए अनुकूल घटनाओं का मतलब जो आपसे पूछा गया है अनुकूल घटनाएं, और नीचे क्या करना है? कुल घटनाएं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 घटनाएं जो अनुकूल है, यानी जिसमें दोनों पर समान अंक आ सकता है, ऐसी 6 घटनाएं तो ऊपर 6 रख दीजिए अनुकूल की जगह। और कुल क्या होता है? जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो कुल घटनाएं होती हैं 36 36, तो नीचे आप 36 रख देंगे। तो इस तरीके से 6 कम 6 6 36, तो 1/6 इसका उत्तर हो जाएगा। बस इसको ऐसे करना था। ठीक है, तो 1/6 देखिए यहाँ पर सी पार्ट में दिया गया है। तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं डिटेल में। जिन लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो तो चैप्टर वाइज पढ़ा दिया गया एक एक चीज़ डिटेल में, तो वो वहाँ पर सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। 3π/5 रेडियन किसके बराबर है? देखिए, जब रेडियन में मान बात किया जाता है कि ये रेडियन किसके बराबर है, और उसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। जैसे ये जो वैल्यूज़ हैं ये डिग्री में है, 100 डिग्री, 108 डिग्री। तो ये वैल्यूज़ अगर आपको करनी है तो 3 × पाई की जगह बस 180 रख दिया जाता है। पाई का मान रेडियन से कोण में डिग्री में बनाने के लिए 180 डिग्री रख दिया जाता है। तो यहाँ पर बस आप 180 रखेंगे, बाकी तो वही रहेगा। 5 से देखिए कटेगा, 5 से 15, 5 छक्का 30। ठीक है, अब 3 × 36 आपको करना है, 3 छक्का 18, 3 3 9 1 10, 108 डिग्री आप देख रहे हैं कहाँ है? डी पार्ट में दिया गया। ठीक, तो इस प्रकार से कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में भी आप देखिए अक्सर आपको ऐसे लिख दिया जाता है, जैसे tan π/4। तो इसका मान आप कैसे निकालते हैं? आप tan लिखते, पाई का मान बस 180 माना जाता है बटे 4, 4 से इसको काटेंगे तो 45 आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये tan 45 आ गया ऐसे, तब आप tan 45 का मान 1 बता देते हो और उत्तर हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न आपको अक्सर दिए जाते हैं और उसमें पाई के टर्म में एंगल दिया जाता है, कोण दिया जाता है, तो वहाँ पर 180 रख देंगे पाई की जगह। बस ये सारी चीज़ें आपको मैंने अच्छे से डिटेल में समझाई है। तो इसी तरीके से ऐसे छोटा क्वेश्चन बहुविकल्पी में बन सकता था, तो इसीलिए मैंने आपसे ये पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी आंकड़े के लिए माध्य 40, देखिए यहाँ पर क्या है?
माध्य 40 है आंकड़े के लिए, मध्यिका 35 और मध्यिका 35 है, कोई आंकड़ा है उसी का माध्य 40 है और मध्यिका 35 है, तो बहुलक क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है तो इसके लिए आपको बेसिक एक फार्मूला मालूम होना चाहिए कि बहुलक, माध्य और मध्यिका में क्या संबंध होता है। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे मध्यिका, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये बस हमेशा याद रखिए, ये रिलेशन आप याद रखिए, माध्य मध्यिका और बहुलक में संबंध होता है। तो बहुलक आपको बताना था 3 गुणे मध्यिका, मध्यिका है 35 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य है 40। तो आप देख रहे हैं 3 5 15 और 3 3 9 1 10, ठीक है। 35 को 3 से गुणा करेंगे तो 105 और माइनस ये 80 हो गया, इसमें से घटाएंगे तो आपका 25 आ जाएगा, 105 से 80 जाएगा तो 25, तो 25 आंसर आ गया इसका बहुलक सी पार्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे आप आंसर फाइंड करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आपको सॉल्व करना है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। सूत्रों को अच्छे से ध्यान रखिए, अगर कुछ ऐसा पूछा जाता है तरीके आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट है बहुविकल्पी प्रश्न का। एक वृत्त का क्षेत्रफल 324 पाई है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि क्षेत्रफल 324 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी दीर्घतम जीवा की लंबाई बताइए। अब देखिए वृत्त की दीर्घतम जीवा क्या होती है आप बताइए। वृत्त की दीर्घतम जीवा होता है उसका व्यास, व्यास को ही सबसे बड़ी जीवा, दीर्घतम का मतलब सबसे बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घतम मतलब सबसे बड़ा, और सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। व्यास का ही एक नाम सबसे बड़ी जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कोई पूछे तो आप समझेंगे वो व्यास को पूछ रहा है, तो आपको मतलब व्यास बताना है। तो आपको मालूम है, आपको क्षेत्रफल दिया गया तो आप क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल इतना दिया तो इधर रख दीजिए 324 पाई और इधर से पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया तो आर स्क्वायर बराबर ये 324, तो आर बराबर अंडर रूट 324 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग इधर वर्गमूल हो जाता है। 324 का वर्गमूल 18 होता है, 18 गुणे 18 आपको मालूम है। तो 18 अगर त्रिज्या आर आया है, आर का मतलब ये इतना पार्ट 18 आया तो इधर भी 18 होगा, पूरा मिला के 36 होगा। आपको मालूम है जब त्रिज्या मिल जाता है तो व्यास बहुत आराम से 2 गुणे त्रिज्या होता है, त्रिज्या का डबल ही व्यास होता है। और यही आपसे दीर्घतम जीवा पूछा गया था, यही दीर्घतम जीवा है 36 सेंटीमीटर। तो बड़े आराम से आप आंसर कर सकते हैं, ए पार्ट में ही दिया गया 36 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो आई होप आप इस सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सीख रहे होंगे। अब चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखे हैं, देखिए इसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप लोग वीडियोस को लगातार शेयर जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है रूट 32 प्लस रूट 48, वर्गमूल के अंदर कुछ संख्याएं हैं और ये रूट 8 प्लस रूट 12, इसको सरल करना है। जब ऐसे वर्गमूल हो जिनका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले, देखिए ऐसी संख्या है जैसे 32, यहाँ 36 होता तो 6 हो जाता, लेकिन 36 है नहीं, 32 है। जब इस तरीके की संख्या हो तो आप क्या करेंगे, इसका 32 इनका लासा लेंगे, जैसे 2 16 दूना 32, 2 28 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो देखिए 5 बार आया, ठीक है। तो जितने जोड़े बन जाते हैं, आपको मालूम है कि जितने जोड़े बन जाते हैं उतने तो वर्गमूल से बाहर हो जाते हैं, तो ये 2 और ये 2 बाहर हो जाएगा और ये रूट के अंदर रह जाएगा, यानी आप 32 को लिख सकते हैं। देखिए ऐसे समझ लीजिए एक चीज़ को, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 आपने किया, 5 बार आया, तो अब आप इसका वर्गमूल बता रहे हैं। तो वर्गमूल में क्या होता है, पेयर बनाया जाता है, जोड़े बनाए जाते हैं। जो जोड़े बाहर हो गए उनको तो बाहर कर लिया जाता है, ऐसे ये और 2 बाहर हो गए और ये नहीं बन पाया जोड़ा, तो ये रूट में ही रहेगा। तो इसका मतलब 2 दूनी 4, आप इसको लिख सकते हैं 4 रूट 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो इसको तो आप लिख सकते हैं 4 रूट 2, ठीक, प्लस 48 को ऐसे ही आप देखिए 48 का जब आप करेंगे तो 2 से करेंगे तो 24 दूना 48, 2 से करेंगे 12 दूना 24, 2 से करेंगे 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो आप देख रहे हैं 2 का और 2 का बन जाएगा, इस 3 का नहीं बनेगा, तो 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 रूट 3, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए रूट 8 को आप लिख सकते हैं 2 रूट 2, इसी तरीके से ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 रूट 3 यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 12 को आप जैसे ही ये करेंगे एलसीएम, देखिए 2 छंग 12, यहाँ से देख लीजिए 12 तो इसमें है ही, 12 को करेंगे इतने पार्ट में 12 है तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 का तो पेयर बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए कि ये सब कैसे करना है। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से मालूम भी है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे ये सब चीज़ें प्रोसेस की जाएंगी।
आगे देखिए, अब आप इसको देखेंगे यहाँ पर तो 4 और 4 यहाँ से 2√2 2√3 आप देखें तो यहाँ से आपको 4 कॉमन मिल रहा है, लेकिन 4 कॉमन आप चाहे तो 4 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो में बचेगा √2 + √3 और नीचे देखिए यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है तो बचेगा √2 + √3। भाई देखिए यहाँ से 2 इधर भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ 4 और 4 कॉमन हो गया। कॉमन करके देखिए ये चीज़ समान है, ऊपर नीचे ब्रैकेट में समान चीज़ है, ऊपर 4 बचा नीचे 2 बचा, कट के 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर आपका ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्न आराम से सॉल्व कर लेने। ठीक है, आई होप आप ऐसे प्रश्नों को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक संदूक में चौक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं, ठीक है, चौक के डिब्बे वैसे भी जो होते हैं वो घन के आकार में होते ही हैं, इतने बड़े बड़े डिब्बे आपने देखे हैं चौक के, और वो एक जगह एक संदूक में रखे गए हैं, तो वो घन तो है ही, घन की तह मतलब लगाई जा रही है, लेयर्स में रखे जा रहे हैं डिब्बों को, पहले एक लेयर नीचे लगा दी गई, फिर ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे। तो यदि कुल डिब्बों की संख्या 2740 है, अगर एक संदूक में 2740 2744 डिब्बे हैं, तो संदूक में एक तह में चौक के कितने डिब्बे होंगे, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक, तो अब आपको मालूम है कि अगर ऐसे घन के रूप में रखा गया है तो घन और घनमूल का कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर वर्ग वर्गमूल वर्ग के रूप में रखा जाता तो वर्ग और वर्गमूल का कॉन्सेप्ट लगता। तो यहाँ पर आप दोनों बातें याद रखें, अगर वर्ग वर्गमूल के रूप में यही प्रश्न आ जाए तो आप उसमें वर्गमूल निकाल देंगे तह की संख्या निकालने के लिए, और अगर यहाँ घन के डिब्बे थे तो घनमूल निकाल देंगे तो तहों की संख्या आ जाएगी। आपको संदूक में तह की संख्या जो बतानी है, बस कुछ और नहीं करना है, यहाँ पर आपको तह की संख्या, तह का मतलब होता है लेयर, जो कितनी लेयर बनी। ठीक है, मतलब डिब्बे ऐसे ऐसे रखे जा रहे हैं तो ऐसी कितनी लेयर बनेंगी। ठीक, इस तरीके से अगर मान लीजिए रखी गई एक तह, मान लीजिए ये संदूक में बन गई आपकी, तो एक तह अगर आपकी ये बन गई तो इसी के ऊपर और इसी के ऊपर और इसी के ऊपर कई बनेंगी, तो उसमें ऐसी कितनी तह बनेंगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो तह की संख्या अगर आपको बताना है और वो घन के रूप में था, तो आपको जो दिया गया टोटल उसका घनमूल निकाल देना है, घनमूल। ठीक है, अगर वर्ग के रूप में रखा गया होता तो वर्गमूल निकाल देते। ठीक है, तो घनमूल निकालना 2744 का आप सभी जानते हैं, इसको तो डायरेक्ट किया जा सकता है, मैंने आपको तरीका बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक रूल भी एक बार बता देता हूँ। घनमूल निकालने के लिए आपको सारे इनके एलसीएम ले लीजिए पहले फटाफट। 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 1 बचा, 17, 2 अठी 16, 2 छंग 12, भाई 2 छंग 12, 1 बचा, 17, 2 अठी 16 और 2 छंग 12, फिर देखिए 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब 343 आप जानते हैं 7 से कटता है, तो 7 से जब आप काटेंगे तो 7 चौके 28, 6 बचा, 7 9 63, और फिर 7 7 49 और 7 एकम 7। ये आपने जैसे ही वर्ग इसका लासा ले लिया, तो आपको घनमूल निकालने के लिए फिर क्या करना होता है, घनमूल का साइन में यहाँ 3 लिखा होता है छोटा सा, 2744 घनमूल का मतलब, फिर आप इनको लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। इसमें क्या होता है कि जितने 3 के जोड़े यहाँ त्रिक बनाए जाते हैं, यहाँ क्या बनाए जाते हैं 3 के जोड़े, यानी त्रिक जिनको कहते हैं। अगर 3 की ग्रुपिंग करें समान संख्याओं के रूप में तो त्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने त्रिक बने, एक 2 का बना और एक यहाँ 7 का, तो 7 दूनी 14, यानी एक तह में 14 डिब्बे होंगे। ठीक है, घन के रूप में एक तह में 14 डिब्बे होंगे, इसका प्रश्न का उत्तर हो गया बस। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है और अच्छे से समझना है, करना है। ठीक, आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। 3 सिक्के अगर एक साथ उछाले जाते हैं तो आप बताइए क्या क्या आ सकता है। या तो तीनों पर हेड आ सकता है। ठीक, पहले देखिए ऐसे चलते हैं एक रूल से आराम से, या तो एक पे हेड होगा दोनों पे टेल होगा, या 2 पे हेड होगा 1 पे टेल होगा, या तीनों पे हेड ही होगा। पहला ये। दूसरा इसी तरीके से पहले पे टेल होगा तो 2 पे हेड होगा, पहले पे टेल होगा तो तीसरे पे हेड आ सकता है। 3 सिक्के जब गिरेंगे तो ये घटनाएं हो सकती है, आपको मैंने ये सब बताया है। या फिर तीनों पे ही टेल होगा। अब इसमें जो दो और होते हैं वो क्या होते हैं घटनाएं, या तो बीच हेड टेल हेड ऐसा आएगा, या फिर टेल हेड टेल ऐसा आ सकता है। कॉर्नर्स पे टेल बीच में हेड, या कॉर्नर्स पे हेड बीच में टेल। ये 8 घटनाएं संभव होती हैं जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। कितने सिक्के?
3 सिक्कों के लिए कुल जो प्रतिदर्श समष्टि होता है, इसी को प्रतिदर्श समष्टि भी कहते हैं। यानी जब 3 सिक्के उछाले गए तो कुल घटनाएं क्या संभव है, यही 8 घटनाएं संभव है। ये कितनी घटनाएं हैं, 8 घटनाएं संभव हैं। कुल घटनाएं की संख्या 8 होगी 3 सिक्के उछालने पर, और ये वाली घटनाएं होंगी जो आपके सामने है। कभी ये पूछा जाए तो अलग से बताया जा सकता है। अब देखिए आपसे लेकिन पूछा था कि कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। देखिए आपको ये निकालना है कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, और ये बराबर होता है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल घटनाएं जो आपसे पूछा गया हो वो ले लीजिए ऊपर, और नीचे ले लीजिए कुल घटनाएं। तो कुल तो आपको पता है 8 घटनाएं होंगी, कुल की जगह तो 8 ले लीजिए। अब ऊपर देखिए अनुकूल ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिसमें कम से कम 2 शीर्ष शामिल हो। 2 शीर्ष मतलब 2 हेड। तो देखिए इसमें 2 हेड नहीं है, इसमें 2 हेड शामिल है, इसमें 2 हेड शामिल है। भाई कम से कम बोला है ना, 3 हेड है लेकिन 2 तो इसमें शामिल ही हैं। आपसे कहा गया है कम से कम 2 शीर्ष होने चाहिए, तो इसमें 2 शीर्ष है। ठीक है भाई, ये 2 शीर्ष आप मान लीजिए हैं। यहाँ भी 2 शीर्ष है, देखिए 1 2 हेड, यहाँ भी 2 शीर्ष है। ये घटना भी हो जाएगी, यहाँ नहीं होगा, एक ही हेड है, यहाँ पर कोई हेड नहीं, ये भी एक ही हेड है। तो आपकी ये घटनाएं देखिए कितनी, 1 2 3 4 ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कम से कम 2 शीर्ष आए, तो वो ऊपर 4 लिख दीजिए बस। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखिए कट के 1/2 इसका उत्तर हो गया। बस यही समझना होता है, ऐसे प्रश्न में और कुछ नहीं होता। ध्यान से आपको बस बेसिक मालूम हो और कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बहुत ही आराम से उसका आंसर कर पाएंगे। आई होप आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। 3 सिक्कों से संबंधित प्रश्न आएगा तो कुछ भी आप पूछा जाएगा बता लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न सारणी के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसी सारणी और बहुलक पूछा जाए तो आप देखिए जो पद हैं, पदों को, पद ऊपर लिखे गए हैं ये ऊपर वाली लाइन में, और बारंबारता उनकी नीचे। बारंबारता मतलब कौन सा पद कितनी बार आया। जैसे 12 कितनी बार आया आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 7 बार आया। 16 कितनी बार आया, 13 बार आया। 20 कितनी बार आया, 9 बार आया। 24 कितनी बार आया, वो 15 बार आया। ऐसे 28 कितनी बार आया, 19 बार आया। तो जो पद सबसे ज्यादा बार आया होगा वही बहुलक होता है, बस इतना ही करना होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा पद आया है, 28। सबसे अधिक बार आया है 19 बार। तो इसका मतलब 28 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए इस प्रश्न का जो बहुलक होगा वो 28 ही हो जाएगा उत्तर। जो पद सर्वाधिक बार आए वही बहुलक होता है, ध्यान रखिए बस। ठीक है, ओके। तो आई थिंक ये प्रश्न तो बस देख के ही हो जाता है हमेशा, इसमें कुछ करना ही नहीं होता, यही चीज लिखनी होती है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 है। देखिए किसी शंकु के बारे में बोला जा रहा है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई आप जानते हैं किसको कहते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है ये जो इधर साइड में ये एल होता है, ये तिर्यक ऊंचाई इसी को कहते हैं। जो तिरछी ये जो पट्टी जाती है लाइन, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और ये वाला ऊंचाई होता है जो बीच में सीधी रेखा 90 डिग्री का कोण यहाँ बनाती है, और ये पार्ट इतना त्रिज्या होता है। त्रिज्या एल और आर में संबंध होता है, L² = H² + R²। ये मैंने आपको बताया है, पाइथागोरस से निकलता है और ये संबंध होता है। अब आपको इस सूत्र याद है तो आप देखिए तिर्यक ऊंचाई आपको दी गई 25। आप देखिए क्या क्या दिया गया। अब अगर हम देखें तो L आपको 25 दिया गया है, और ऊंचाई आपको दी गई है, ऊंचाई 24। तो आपको R पता करना पड़ेगा, तो यही सूत्र प्रयोग करना होगा ऊपर वाला। R क्यों पता करना होगा, क्योंकि आपको बताना है वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, आपको बताना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr_l। इसमें R भी चाहिए, L भी चाहिए। तो L तो था हमारे पास लेकिन R नहीं था। पहले हम R निकालेंगे इस सूत्र की सहायता से। तो देखिए लगाते हैं L² = H² + R², सूत्र लगाते हैं। L का 25 रख दीजिए, 25 का वर्ग, H 24 रख दीजिए, 24 का वर्ग, प्लस R²। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो ये 25 का वर्ग होता है 625, 24 का होता है 576। अगर आपको याद है, नहीं तो 24 × 24 कर लीजिए। अब ये 625 में इधर इसको लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो इधर R² बचेगा। अब माइनस करिए जरा, 5 और 6, 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, बस 49 बचा। R² = 49, तो R = √49 हो जाएगा, यानी कि ये 7, 49 का वर्गमूल 7। आप देख रहे हैं R भी आ गया आपका 7, R आ गया यहाँ से 7 सेंटीमीटर। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, R कैसे निकला आपने देख लिया। अब वक्र पृष्ठ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसकी सहायता से आपने R जैसे ही निकाला। अब वक्र पृष्ठ में मान रखना है आपको
तो वक्र पृष्ठ बराबर पाई ऐसे ही रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत होगी तो वैल्यू रख लेंगे। आर की वैल्यू आई है 7 और एल की वैल्यू आई है कितनी 25, ठीक है। अब आप देखिए पाई का मान 22/7 रख दीजिए, 7 से 7 कट गया, 22 गुणे 25, ठीक है। 22 गुणे 25, 25 को 20 बार करेंगे कितना आएगा, 25 दूना 50, यानी कि 500, और 2 बार और करेंगे तो 550, ठीक है। 25 को 22 से आप करेंगे तो 25 दूना 50 और 50, ठीक है, 550। तो ये आ गया आपका वक्रपृष्ठ 550 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 2, क्योंकि ये वक्रपृष्ठ क्या होता है, क्षेत्रफल ही तो होता है, तो इसलिए सेंटीमीटर की घात 2 में लिखेंगे। आई थिंक आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया जाना था, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण 12x² एक समीकरण है 12x² माइनस 11x माइनस 15 बराबर 0। इसको हल करना है। हल करना मैंने बहुत सिखाया है, ये सारे समीकरण कई बार आपने सॉल्व किए। सबसे पहले आपको पता होता है कि यहाँ जो x² के साथ संख्या होती है और अंत में जो अकेली संख्या यानी 15 जिसके साथ x नहीं है, इसको आप गुणा करते हैं। आपको मालूम है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसी रूप में तो है, देखिए x² के साथ कुछ लिखा है, x के साथ कुछ लिखा है और c मतलब ऐसे नंबर लिखा है। ऐसे रूप को द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का यहाँ जो a का पार्ट होता है, जैसे यहाँ 12 है, और ये जो c वाला पार्ट होता है, पहले तो आप माइंड में इसको गुणा कर लेते हैं अलग, या रफ में कहीं गुणा कर लेते हैं। यानी यहाँ के हिसाब से आपको 12 और 15 को गुणा करना पड़ेगा। 15 धम्म 150, 15 दूना 30, ये आएगा 180। आप इसका गुणा कर लेंगे साइड में, ठीक है। फिर क्या रूल होता है आपको मैंने बताया, फिर दो ऐसी संख्याएं ली जाती हैं जिनको आपस में जोड़ें या घटाएं तो 11 आए, जोड़े या घटाएं तो 11। इसको दो भागों में आपको ब्रेक करना है। ऐसे दो भागों में बीच वाली संख्या को तोड़ना होता है जिनको जोड़े घटाए तो 11 ही रहे, और उन्हीं को गुणा करें तो ये 180 मिले। तो ऐसी संख्या 20 में 9 अगर आप घटाते हैं तो देखिए 20 माइनस 9, अगर इस जगह हम लिख दें 20 माइनस 9 11 की जगह, और बाहर ये x है, बाकी सब वैसे ही कॉपी कर दीजिए। तो देखेंगे 20 9 180 भी होता है, 20 में 9 घटाएंगे तो 11 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये माइनस 20x हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 9 का x और माइनस 15 बराबर 0। बाकी सब ऐसे कर दिया। अब देखिए इस माइनस से केवल अंदर गुणा कर दिया बस, ठीक है। अब आपको कॉमन करना है इन दोनों में और फिर इन दोनों में। ये हमेशा आगे रूल होता है कि दो दो संख्याओं में कॉमन लीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 4 कॉमन होगा, 4 3 12, 4 5 20, और x एक x भी कॉमन होगा, यहाँ से एक x बचेगा और यहाँ माइनस 4 5 20, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, जब 4 कॉमन हो गया तो 4 3 12, 3 बचा, 3x, और माइनस का 4 5 20, यहाँ से 5 बचा, प्लस यहाँ से आप कॉमन करेंगे तो 3 3 और 3 5 15 होता है, तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 3x और माइनस का ये 3 5 15। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये 3x माइनस 5 एक ब्रैकेट में बाहर कर लीजिए, और ये जो बाहर लिखा है 4x प्लस 3 इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया जाता है। अब आप देखेंगे तो 3x माइनस 5 बराबर भी 0 रखिए और 4x प्लस 3 बराबर भी 0 रखिए। ये जो आपका आएगा 3x बराबर, ये माइनस 5 उधर जाएगा, 5 हो जाएगा, x बराबर 5/3, ये 3 उधर जाके बटे में हो जाएगा, और ये 4x बराबर माइनस 3 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 3/4। तो आई होप आप इसको समझ गए कि कैसे ये प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। अब आपके ये 11 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में। इसको सॉल्व करना है। ये दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45, और बटे में लिखा है sin स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसी को सरल करना है, हल करना है, ठीक है। तो इसमें केवल मान रखना है, आपको टेबल पता होनी चाहिए, बस मान रख दीजिए। यहाँ आंसर हो जाएगा 5 cos स्क्वायर 60 का मतलब पहले cos 60 का मान लिखिए। cos 60 कितना होता है 1/2, और उस पर वर्ग लगा है cos पे, तो आप यहाँ वर्ग लगा दीजिए। फिर 4 इंटू यहाँ पर 4 गुणे, बीच में कोई निशानी तो गुणा मानेंगे, sec स्क्वायर 30। sec स्क्वायर 30 तो पहले sec 30 का मान लिखेंगे। sec 30 का मान क्या होता है 2/√3, ठीक, और उस पर वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए। माइनस tan 45 का मान 1 होता है और उस पर वर्ग लगा दीजिए। ये वाला मान आप नीचे, अगर आपको फार्मूला पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये नीचे 1 ही हो जाएगा, लेकिन नहीं पता है तो फिर आप सीधे मान रखिए
जैसे साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 रखेंगे, उस पर वर्ग है, वर्ग लगा देंगे। यहाँ पर कॉस 30 का मान होता है √3/2, इस पर भी वर्ग है, वर्ग लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर ये 5 हो गया, गुणे 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और 2 का 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ से देखिए 4 गुणे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और √3 का 3, माइनस 1 का ये 1 ही रहेगा। नीचे यहाँ से देखें तो 1/4 हो जाएगा ये, भाई 1 का वर्ग 1, 2 का 2 दूनी 4 और ये √3 का 3 ही रहेगा और 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से 5/4 आया, ये प्लस का 4 चौके 16, 16/3 आया, माइनस का 1। ठीक भाई 5/4, 4 चौक 16/3 माइनस का 1, और नीचे देखिए 4 नीचे बटे में हर बराबर ही है और 3 1 4 ये हो ही जाएगा, तो आप देखेंगे 4/4 तो 1 ही हो जाएगा भाई, 3 1 4, 4/4 कट के 1 हो जाएगा। तो ये 1 लिखें या ना लिखें कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो अब आप केवल इसको बस फाइनली सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर यही जो आपका है आंसर आ जाएगा। 5/4 और 16/3 को अगर हम सरल करें तो हो जाएगा 5 आपको हर बराबर करना मालूम है, 5 3 15। पहले हम इन दोनों को सरल करते हैं, 5 3 15 प्लस 16 चौके 64 बटे 4 3 12 और माइनस का 1। ठीक, अब आप देखिए यहाँ से 15 और 64 तो 5 4 9, 5 4 9 और 6 1 7, भाई 5 4 9 6 1 7 बटे 12 माइनस 1। इसको बस केवल आप यहाँ हल कर लीजिए, 69/12 माइनस 1 को हल करेंगे तो 12 1 कम 12 हो जाएगा, सॉरी 79/12, 79 माइनस 12/12। तो ये कितना बचेगा, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7 बचा और 7 में से 1 गया तो आपका 6 बचा बटे 12। तो 67/12 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बस। ठीक है, हाँ एक माइनस हो ही गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको इस तरीके से समझना है और सॉल्व करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर 67/12 आ गया। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि कैसे मान रख के सॉल्व करना। बाकी कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं अगर कोई एक आध मिस्टेक हुई हो तो उसको इम्प्रूव कर लीजिए, वैसे मिस्टेक हुई नहीं है लेकिन आप देख लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के तरीके पर ज़्यादा फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन को पिघलाकर उसी त्रिज्या और ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु बनाए जाते हैं तो ज्ञात कीजिए कि कुल कितने शंकु बनेंगे। ठीक है, यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन को पिघलाया गया, पहले तो बेलन को पिघलाया गया, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक बेलन है, इसको अगर पिघला दें और पिघला करके फिर हम बनाए क्या, कुछ भी बनाए, चाहे शंकु बनाए या कुछ भी बनाए, इन्होंने शंकु बनाया और पूछा कितने शंकु बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कितने शंकु बनेंगे ये बात करनी है तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जब एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाएगी तो हमेशा उसका आयतन बराबर होगा। यानी कि जो इस बेलन का आयतन होगा, ये कॉन्सेप्ट बस पता हो और कोई दिक्कत नहीं, बेलन का आयतन बराबर शंकुओं का आयतन। तो मान लेते हैं n शंकु बने, मान लेते हैं कितने शंकु बनेंगे पता नहीं, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 5 बनेंगे, कितने बनेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि n शंकु बने, तो n गुणे शंकुओं का आयतन, जितने भी शंकु हों शंकु का आयतन। जो ये शंकु बने हैं ऐसे कितने बनेंगे हमें नहीं पता, तो हम ये मान लेते हैं कि ऐसे शंकु कितने भी बने वो n शंकु बन रहे। और आपको ये चीज़ मैंने बेसिक पढ़ाई, आपको डायरेक्ट आंसर पता चल गया होगा कितने बनते, 3 ही बनते हैं ऐसे केस में, क्योंकि एक बेलन और एक शंकु का आयतन का सूत्र ही आपको भी मालूम है। देखिए अभी मैं लिख रहा हूँ, जैसे बेलन का आयतन आपको मालूम है πr²h, और क्योंकि त्रिज्या ये n गुणे त्रिज्या और आधार सब बराबर ही है, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, तो इसका शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। मतलब जो शंकु होता है वो बेलन का 1/3 होता है, इसका मतलब एक बेलन में 3 शंकु के आयतन के बराबर आयतन होता है। ठीक है, तो ये तो पहले से मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आप देखिए ये πr²h इधर है, इधर आके पूरा ये कट ही जाएगा, इधर 1 बचेगा भाई, ये चीज़ इधर लाएंगे बटे में हो जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते थे, देखिए ये πr²h था, अगर काटते नहीं यहाँ पर तो ऐसे करते तो ये वाला πr²h यहाँ आ जाता, तो इधर n गुणे 1/3 बचता, ये पूरा पूरा कट गया, तो इधर 1 बचा और उधर n एकम ऊपर n/3, अब 3 इधर आएगा तो गुणा ही हो जाएगा, तो n बराबर 3 एकम 3 शंकु बनेंगे आंसर। ठीक, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि कितने शंकु बनेंगे और क्यों बनेंगे, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है, एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनती है तो आयतन उनके बराबर होते हैं, बस इतना याद रखेंगे तो आप ऐसे प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, समांतर चतुर्भुज ABCD, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD,
समांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है ABCD। इसमें बोला गया है कि कोण A और कोण B का अनुपात 1:2 है, ठीक है, यानी ये वाला कोण और इसका अनुपात बताया गया है, ठीक है। और इन कोणों को संलग्न कोण कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज में जो ये कोण होते हैं अगल बगल वाले एक ही रेखा पर जो दोनों यहाँ पर कॉर्नर पे बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एक ही कॉर्नर पर, चाहे AB बने या B से C बने या C से D बने, ये जो एक ही कॉर्नर एक ही लाइन पे दो कोण बनते हैं ऐसे, इनका योग 180 होता है। कोण A प्लस कोण B बराबर 180, ये संलग्न कोण है, ठीक है। तो अब आपको मालूम है कि इनका अनुपात आपको पहले से दिया गया था, अनुपात 1:2 था। तो मान लीजिए भाई कोण AX है तो कोण B आपका 2x हो जाएगा, क्योंकि अनुपात आपको दिया था। तो ये चीज़ आप मान लेते हैं, आपको मालूम है जब अनुपात दिया होता है। तो ये x हो गया, ये 2x हो गया बराबर 180, तो ये हो गया 3x बराबर 180, x बराबर 180 के नीचे बटे में 3 आ जाएगा, x बराबर 60 आ जाएगा, क्योंकि आप 3 से 3 छक 18 काटेंगे, 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। लेकिन x 60 आया, x का मतलब कोण A 60 आ गया, और कोण B फिर आप मान रखेंगे यहाँ पर 2x मतलब 2 गुणे 60, तो ये 120 आ गया, ये आ गया 60, ये आ गया 120। और आमने सामने के कोण बराबर ही होते हैं, इसलिए कोण C वही होगा जो कोण A होगा, है ना। कोण C बराबर कोण A, ये प्रॉपर्टी होती, विशेषता होती समांतर चतुर्भुज की कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के, तो ये भी 60 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो कोण B बराबर कोण D होगा, ये आमने सामने है, ये दोनों बराबर होंगे, तो कोण B बराबर आपको मालूम ही था, तो D वाला भी 120 ही हो जाएगा। ये आपको बस ज्ञात करना था, और चारों के चारों आपके कोण आ गए। इस प्रकार से आप ये प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा और कैसे आपको इसका आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कुछ समीकरण दिए गए दो, उनको सॉल्व करना है। x/7 प्लस y/15 बराबर 3, एक समीकरण ये है, और एक इधर और है x/2 माइनस y/2 बराबर 4। इन दोनों समीकरणों को पहले हम सही तरीके से जैसे ax प्लस by के रूप में लिखते हैं वैसे बनाएंगे। तो इसके लिए पहले ये जो नंबर्स हैं इनको नीचे हर बराबर करके हटाना होगा। तो ये कैसे होता है, 15 को इससे आप पहले गुणा कर दीजिए, तो 15x, और फिर प्लस 7 को, ये सब मैंने आपको बताया, 7 को y से कर दीजिए, और 15 और 7 एक साथ गुणा करिए, तो 15 7 105 होता है बराबर 3। अब ये 105 इधर जाएगा, 3 के साथ गुणा हो जाएगा, तो देखिए 15x प्लस 7y बराबर ये 105 गुणे 3 हो जाएगा, तो तीनों पक्षी 15, 3 एकम 3, 315 हो जाएगा। ये 3 से जब 105 गुणा होगा 315, ये आपका पहला समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो गया, ठीक। इसी तरीके से देखिए x माइनस वाई, इसके हर बराबर ही है, तो बस इकट्ठे ऐसे लिख दीजिए एक बार में, इसमें बराबर करना नहीं, 2 उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 4 दूनी 8। दोनों समीकरण आपके सामने आ चुके हैं, दोनों समीकरण आपके सामने लिख गए हैं। अब इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो देखिए आपको मालूम है, जैसे हमें 15 हटाना तो इसमें 15 से गुणा करना पड़ेगा, नहीं 7 से कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो पहले हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में, ये वाला समीकरण 1 है और ये वाला आप 2 मान लीजिए, तो समीकरण 2 में 7 से गुणा कर देते हैं, 7 से गुणा करके समीकरण 1 से समीकरण 1 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में जोड़ने पर, जोड़ेंगे क्यों आपको मालूम ही है, क्योंकि दोनों के चिन्ह विपरीत, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो देखिए पहले तो ये वाला समीकरण ऐसे ही नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें जोड़ना ही है, इसमें कुछ मैंने किया नहीं। इसमें 7 से गुणा करके तब जोड़ना, 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7x माइनस 7y बराबर 7 तो 8 56, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपने जैसे ही गुणा किया, अब जोड़ना है, जोड़ने पर ये खत्म हो जाएंगे, प्लस का माइनस का खत्म, ये जोड़ेंगे 15 5 20 2 22, ये हो जाएगा 22x, और इधर जोड़ेंगे तो 5 6 11, 6 5 11 और 5 1 6, 1 7 हो जाएगा इधर, और ये 3, ठीक, 371 बटे 22। तो x बराबर 371 बटे 22 हो जाएगा। अब देखिए 11 से कटना होगा तो कट जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, 11 से अगर आप काटते हैं तो 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33 नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 371 बटे 22। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं कि आपका कट के सरल आंसर ही आए। अब 371 बटे 22 आपका किसी भी समीकरण रख दीजिए, जैसे समीकरण 2 में रख देते हैं, ये वाला मान आप समीकरण 2 में रखेंगे, आगे आप यही करते हैं, 2 में रखिए, ज़्यादा आसान है, छोटा समीकरण है। x का मान आया है 371 बटे 22 माइनस वाई बराबर 8।
तो अब y उधर जाएगा, 8 को इधर ले आइए तो 371/22, 8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, y उधर भेज दीजिए, 8 इधर ले आइए, 8 इधर माइनस हो गया, y उधर प्लस हो जाएगा। बस यही आप सॉल्व कर देंगे, y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये आप सॉल्व करेंगे तो 371/22 माइनस 8, यही y का मान है। तो सॉल्व करेंगे तो 371 माइनस 22, 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, भाई 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 हो जाएगा, और 22 तो रहेगा ही। अब इसमें 371 से आपको 176 घटाना है, माइनस करिए, 11 में से 6 गया 5, 11 11 में से 6 गया 5, 6 16 16 में से 7 गया 9, और यहाँ से 1। ठीक है, तो 195/22 ये आपका उत्तर हो गया y का। y बराबर जो आपका मान है 195/22 आ गया। आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना था और कैसे आंसर फाइंड करना है। अब चलिए 2-3 प्रश्न और बचे हैं मॉडल पेपर में, 3 प्रश्न वो भी कर लेते हैं और अच्छे से इसको कंप्लीट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे, 16, 17 और 18। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 64 गुना है, उनकी परिधियों का अनुपात बताइए। देखिए इसमें जो बोला गया, सबसे पहले ऐसा कुछ समझेंगे। मान लीजिए कोई बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। अब आपसे कहा जाए कि ये वाला इसका 64 गुना है, तो आप क्या बोलेंगे? ऐसे ही तो बोलेंगे कि भाई बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, जो बड़ा वृत्त है तो आप ऐसे कहेंगे कि बड़े, इसका मान लेते हैं हम ऐसे कि इसकी कैपिटल आर रेडियस है और इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो आप कहेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपको डायग्राम नहीं बनाना, समझने के लिए, बराबर क्या है 64 गुना किसका? छोटे वृत्त का, छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का। तो ये आप लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मैं पाई आर स्क्वायर रखूंगा, सूत्र तो यही होगा, और ये 64 गुना है तो 64 गुणे और छोटे का पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं स्मॉल में। तो आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 64 आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ से r बराबर निकाल सकते हैं, तो ये वर्गमूल हो जाएगा 64 आर स्क्वायर का, भाई ये वर्ग उधर वर्गमूल हो जाएगा 64 का 8 आर स्क्वायर का r, यानी कैपिटल R की जगह आप स्मॉल r लिख सकते हैं। ये रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन आपको मालूम है, आपको क्या बताना था? इनकी परिधियों का अनुपात। तो परिधियाँ क्या होंगी? पहले वृत्त की परिधि C1 मान लेते हैं, दूसरे की C2, C1 C2 परिधियाँ हैं क्योंकि सरकमफ्रेंस बोलते हैं। आप चाहे तो ऐसे लिखें या कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख दें कि भाई परिधियों का अनुपात, परिधियों का अनुपात, दोनों की परिधियों का अनुपात ही तो बताना। इसका मतलब कि बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि आपको ये लेना है, और बटे छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की परिधि। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? बड़े वृत्त की परिधि लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 पाई और कैपिटल R। ठीक है, और ये लिखेंगे 2 पाई और स्मॉल r। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल R बाई स्मॉल r। कैपिटल R बाई स्मॉल r का मतलब क्या हुआ कि कैपिटल R की जगह आप 8r लिख सकते हैं, 8r स्मॉल r, और नीचे ये r ही है, r कट जाएगा तो 8/1 या 8:1 कह सकते हैं। ये उत्तर हो गया परिधियों का अनुपात। बड़े वृत्त से छोटे वृत्त का की परिधि होगी 8:1, छोटे से बड़े में पूछेंगे तो 1 से 8। तो यहाँ कुछ ऐसा था नहीं, केवल आपको अनुपात परिधियों का बताना था, आपने 8:1 बड़े वृत्त का और छोटे वृत्त की परिधि का अनुपात इस तरीके से निकाल दिया। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे ये प्रश्न करना था और कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया पार्श्व चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज। देखिए यहाँ चित्र नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, डेटा है, चित्र हम बना लेंगे। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, देखिए इधर बना देते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो आप ऐसे इसको ABCD बना दीजिए, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, फिर बोला गया है कि CE परपेंडिकुलर है AE, मतलब CE लंब है, ये लंब का चिन्ह है, CE लंब है AE पर। तो देखिए C से आपको लंब डालना है, ये आपने देखा इस तरीके से आपने यहाँ पर बढ़ा के, ये आपका 90 बना, ये E पॉइंट हो गया। तो देखिए CE लंब है AE पर। ठीक है, और फिर DF भी लंब है BC पर। तो BC पर D से DF, मान लीजिए ये आपको यहाँ पर लंब डालना है 90 डिग्री, ये F, इस पॉइंट को आप F लिख देंगे। ठीक है, और आपसे कहा गया AB बराबर 12, यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर है जो AB है, और क्या कहा गया AD 10, A से D ये आपका 10 है।
ठीक, ये 10 है। इसी तरीके से CE 8 है, C और E ये वाला देखिए 8 है। तो आपसे कहा गया है कि आप DF का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो आपको DF बताना है। ऐसे प्रश्न में आपको मैंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर आप आधार, समांतर चतुर्भुज का पहली बात क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र तो होता है पहले आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। अब ये डिपेंड करता है आप किसको आधार मानते और किसको ऊंचाई मानते। ऊंचाई 90 डिग्री वाली रेखा ली जाएगी और आधार, अगर मान लीजिए आप आधार सपोज AB को मानते हैं तो AB गुणे इसका ऊंचाई ये CE 90 डिग्री वाला बनेगा, ये बन जाएगा। इसी तरीके से इसी ABCD का ही क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आधार गुणे ऊंचाई, तो इसी ABCD का क्या आएगा क्षेत्रफल, दूसरा आधार बना ले। जैसे हम इसको आप बनाना चाहते हैं, DF को ऊंचाई बनाना चाहते हैं, तो DF के साथ हमें लेना क्या है, आपको ये देखना, आपको DF का मान ज्ञात करना था। आपके पास ABCE आ चुका है, तो देखिए AB 12, CE 8 आ चुका है। अब AD को इंक्लूड करना है, AD 10 है। AD अगर आप लेंगे तो इसके लिए आपको DF लेना पड़ेगा, ये ठीक है, DF। इस तरीके से आपका ये सूत्र बन जाएगा। ध्यान रखें, दोनों को बराबर रख लेंगे क्योंकि दोनों ही समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल है। AB गुणे CE भी से भी इसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिलेगा, और अगर आप इसको बेस बनाते हैं AD और DF को ऊंचाई बनाते हैं तो AD गुणे DF से भी इसी का सूत्र, इसी का क्षेत्रफल मिलेगा, ठीक है। अब आप इसमें मान रख दीजिए बस, तो AD की जगह देखिए 10 रखेंगे, DF आपको फाइंड करना है, ऐसे रखिए बराबर, AB की जगह आप रखेंगे 12 गुणे CE की जगह 8, तो DF आपको बताना था, तो 12 गुणे 8 ये तो है ही, ये 10 गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, 10 से काटे 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 8 छंग 48, 48 बटे 5, 48 बटे 5 का मतलब 9.6 आएगा, क्योंकि 10 12 ठे 96 बटे 10, तो 9.6। अब देखिए गुणा करिए, 5 9 45, 0.3 बचा, 5 6 का 23, तो 9.6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा कैसे सॉल्व किया गया है 17 नंबर। इस पर बेस्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा गया था, इसीलिए ऐसा प्रश्न एक और ले लिया गया ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए और आप कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का। यदि O वृत्त का केंद्र है तो पार्श्व चित्र में BAC का मान ज्ञात करना है, कोण BAC का, तो इसको बना लिया जाए। इसमें देखिए कहा गया है ये O वृत्त का केंद्र है और ये आपका C पॉइंट है, ये B है, A कहीं यहाँ पर है और इसको इससे ज्वाइन करा दिया गया यहाँ से। ये आपका 90 डिग्री दिया गया है और इधर आपका 110 दिया गया, ठीक है। और आपसे कहा गया है आप ये O पॉइंट है, जो सेंटर है, केंद्र है, ये O पॉइंट है, और आपसे कहा गया आप कोण BAC A यहाँ BAC ये बताना है। तो आपको मालूम है, यानी ये पूरा कोण बताना है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए आपको ये रिलेशन मैंने बताया है कि आप इस केंद्र का जो कोण होता है और वहां से वहां का संबंध बता सकते हैं। पहले तो आप ये वाला केंद्र का कोण यहाँ निकालेंगे इस तरफ का, क्योंकि जो आपको मैंने रूल पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है, ध्यान दीजिए। आपने रूल इसमें पढ़ा है कि यहाँ जो कोण ऊपर बनता है, इस कोण में और इस कोण में संबंध होता है। क्या संबंध होता है, अगर मैं इसको नाम करूं, यही इसी के हिसाब से कर देता हूं, BCO और ऊपर A, तो आपका मालूम है आपको कि ये कोण BOC क्या होगा, 2 गुना होगा किसका, BAC का। ये आपने रिलेशन पढ़ा है, ठीक। इसी रिलेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन पहले हमें कोण BOC तो पता चले। तो BOC के लिए आपको मैंने ये भी बताया कि इस जगह पर जो कोण ये पूरा बनता है, पूरा 360 डिग्री बनता है। अब पूरा 360 डिग्री बनेगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कोण है, ये तीनों को अगर हम जोड़ें, मान लीजिए इसको हम थोड़ी देर के लिए x मानते हैं, तो आप ऐसे करेंगे कि 110 प्लस 90 और प्लस ये x बना करके 360 बोल देंगे। ये तो आपका 360 हो गया। तो जब ये 360 हो गया तो 110 और 90 कितना हुआ, 200 हुआ, 200 डिग्री प्लस x बराबर 360, ठीक है। तो x बराबर 360 में 200 माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 160, x बराबर 160 डिग्री आ गया। तो यहाँ का मान आपका देखिए निकल आया 160, यानी BOC ये वाला कोण आ गया 160। तो अब आप इसी सूत्र का इस्तेमाल कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका 160 आ गया है, 160 रख दीजिए, 2 गुणे कोण BAC ये वाला, ये आपको बताना ही था। ये आएगा 160 का बटे 2 हो जाएगा बराबर कोण BAC, तो ये चीज़ निकल के आएगी कट के 80 डिग्री आंसर।
ठीक, तो इस तरीके से आपको बहुत ही ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि कैसे किया गया। भाई जब ये x 160 यहाँ का आ गया और यहाँ में आधे का संबंध होता है तो 160 का आधा 80 होगा ही ऊपर। ये आपको क्लियर है। ये सारे बेसिक्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं वृत्त चैप्टर के अंतर्गत। चक्री चतुर्भुज चैप्टर आपके अंतर्गत था तो उसमें आपको पढ़ाया जा चुका है। जिन लोगों को अच्छे से ये चीज़ें न क्लियर हो रही हो वो चैप्टर वाइज क्रम में लेक्चर्स को देख लें, अटेंड करें, उनको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और ये आपका एक मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। इसकी प्रैक्टिस आप करिए। आई होप आप अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़िए। और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, फ्रेंड्स को ऐड करते रहें, लगातार लोगों तक वीडियोस पहुंचाते रहें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।